नाज़रीन की खिदमत में हमारा आदाब। नाज़रीन, एक बार फिर डॉक्टर खान्स मेडिकल जोन में आपका हम दिली खैर मकदम करते हैं। पिछली एपिसोड में हमने ऐलान किया था कि इस एपिसोड में हम गुफ्तगू करेंगे दिल पर, और इस मौजू की कई लोगों ने पुष्टि भी की है। जैसे हमें कुछ खतूत आए हैं, फ़ोन कॉल्स भी आए हैं। जैसे ईरान से मोहम्मद मासूम सब्ज़वारी साहब, और ईरान ही से अली खालिद सब्ज़वारी, अली उल इस्लाम उद्दीन सब्ज़वारी, और इराक़ से मोहम्मद मंसूर और सैयद गालिब साहब। ये तमाम हजरात दिल पर गुफ्तगू सुनना चाहते हैं और पसंद करते हैं, और ये ज़रूरी भी समझते हैं कि इस पर गुफ्तगू हो। और दिलचस्पी और ख़ुशी की बात यह है कि सैयद गालिब साहब जो इराक़ के रहने वाले हैं, वो बड़े शौक़ से और इन्हमाक से हमारा प्रोग्राम देखते हैं। उन्हें हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आता है, और चूँकि उन्हें उर्दू ज़बान से उतनी वाक़फ़ियत नहीं है और उर्दू के अल्फाज उनकी समझ में नहीं आते, इसलिए वो एक हिंदुस्तानी मुलाजिम रखते हैं, वो उसको अपने साथ ले लेते हैं और ये सब मिलकर बैठते हैं, और कोई लफ्ज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो अपने हिंदुस्तानी मुलाजिम से उसके माने दरियाफ़्त कर लेते हैं और समझ जाते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। हम उनको इस सिलसिले में खुशामदीद भी कहेंगे कि आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं। एक और बात इसके साथ एक साहब ये भी कहते हैं कि हम उमूमन हमारे प्रोग्राम को किसी सब्ज़ी या तरकारी पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं। जैसे कि पिछली बार हमने करेले पर हमने गुफ्तगू की थी, इस बार हम लहसुन पर गुफ्तगू करेंगे। ये सिलसिला भी हमारा लोगों को पसंद आ रहा है और इंशाअल्लाह हम इस सिलसिले को कायम रखेंगे। हाज़रीन, जैसा कि हमने ऐलान किया था और अभी अभी मैंने शुरू में बताया कि आज की गुफ्तगू का हमारा मौजू है दिल। दिल हाज़रीन, ये दो हरफी लफ्ज़ अपने अंदर इस कदर गहराई रखता है, अगर आप इसमें डूब जाए ना तो डूबते ही जाएंगे आपको इसकी तह नहीं मिलेगी। दिल ये जिस्मानी तौर से भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और रूहानी तौर पर भी ये हमसे जुड़ा हुआ है। दिल से जुड़े हुए जो बातें हैं जिस्म से, उस पर गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर साहब। अगर दिल जिस्म से जुड़ा है तो एक गोश्त का लोथड़ा है। अगर यही दिल रूह से जुड़ जाता है ना तो रोशनी का सरचश्मा बन जाता है, नूर की किरणें इससे फूटने लगती है। आप जानते होंगे कि दिल जिस्मानी तौर पर भी बीमार पड़ता है और रूहानी तौर पर भी इसको बीमारियां लाहक होती हैं। रूहानी तौर पर दिल को क्या बीमारियां लाहक होती है आप सुने। जैसे गीबत, मकरोफरेब, झूठ, धोखाधड़ी, खयानतदारी, अमानत में खयानत करना, ये ऐसी बीमारियां हैं जिससे रूहानी तौर पर दिल धुंधलाने लगता है और उसकी रोशनी मध्यम पड़ते पड़ते ऐसा भी होता है कि कभी वो तारीक भी हो जाता है। अगर हम अपने रूहानी दिल को इन बीमारियों से साफ रखें तो एक दिल एक आईने की, शफ़ाफ आईने की तरह चमकने लगता है और इसकी रोशनी में एक राह दिखाई देती है, और वो है राह मुस्तकीम, जिस पर चलकर हम अल्लाह का खुर्ब हासिल करते हैं। बहरहाल हम अपने असल मौजू पर आते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि मैंने कहा कि दिल जो हमारे जिस्म से जुड़ा हुआ है उसके ताल्लुक़ से आज हमें मालूमात फराहम करेंगे। डॉक्टर साहब, मैं अपने असल मौजू पर आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक नाजुक शेर आपकी खिदमत में पेश करूँ। जी, इरशाद। कितना मुश्किल सवाल पूछा है, बड़ा रंगीन शेर है। कितना मुश्किल सवाल पूछा है, यार ने दिल का हाल पूछा है। वाह वाह वाह। तो बड़ी बातें हैं दिल के ताल्लुक से, तो उर्दू शायरी भरी पड़ी है डॉक्टर साहब। वैसे हम शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप शुरू में दिल की ऑटोनॉमी के ताल्लुक से हमें मालूम कराएं। जी, आपने दिल के मुताल्लिक़ रूहानियत से ताल्लुक़ रखने वाली इतनी ज़्यादा बातें बतलाई कि मैं जो है ख़ुद भूल गया हूँ
कि मुझे क्या मोहब्बत करने वाले दिल पे बात करनी है या काम करने वाले जिस्म में काम करने वाले नहीं, दिल मैंने पर पहले मुझे बात बताया करनी ना है। जिस्म से बिल्कुल जुड़े सही। हुए दिल की बात आप नहीं, मैं करेंगे। बता रहा था जी, कि जी। मैं कंफ्यूज हो गया था, लेकिन आपने मुझे मेरे कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। पर उस दिल के मुताल्लिक़ हम बात करेंगे जो हमारे सीने में धड़कता है। जी जी। धड़कता है, वो एक गोश्त का लोथड़ा है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती, एक तरह से टफ मसल्स होते हैं उसके अंदर, और उसके 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 चेम्बर ऊपर और 2 चेम्बर नीचे। और फिर उसके बाद एक अयोटा है पूरा, जो जर्द रंग का होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, वो जी जी। हार्ड फाइब्रस होता है वो, उसमें से खून पास होता है, पास होकर के पूरे जिस्म को लेके जाता है वो। और फिर क्या है कि वो दूसरा जो फाजिल मादा जो होता है, जो फासिक मादा जिसको कहते हैं, वो उससे से भरा हुआ खून उसको वापस दिल में ला करके हम लोग जो है उसको ये करके वहाँ भेजते हैं। ये रही दिल की एनाटॉमी, जो तकरीबन सीने के बाएं तरफ रहता है, थोड़ा सा बाएं तरफ, एकदम सेंटर में नहीं रहता, थोड़ा सा बाएं तरफ रहता है वो। तो ये रही उसके दिल की एनाटॉमी। हाँ, और कुछ ये देखिए डॉक्टर साहब, आपने बताया कि दिल की साख्त क्या होती है जी। ये साइज उसका क्या होता है और इसका वजन तकरीबन कितना आम तौर पर क्या कहा गया है कि हमारी जो मुट्ठी होती है जी, हाथ की मुट्ठी, बच्चे की मुट्ठी, औरत की मुट्ठी और हमारे हाथ की मुट्ठी, इससे थोड़ा सा ज़रा बढ़कर होता है 20% ज़्यादा। और फिर अब ये जो है 31 और 40 साल की उम्र में एक औरत का दिल का वज़न और एक मर्द का दिल का वज़न तकरीबन 289 to 284 ग्राम्स तक रहता है जी। अब वो तो 31 और 40 के, जब उनकी उम्र 61 और 70 ईयर्स को पहुंचती है तो 345 या 285 तक ग्राम के हिसाब से तक बनता है वो। तो इतना रहता है उसका वज़न। तो उस वज़न के हिसाब से वो अपना सारा काम इंशाल्लाह बिल्कुल सही तौर पर मुकम्मल करते रहता है। जैसे ही बच्चा पैदा होने से भी पहले से दिल धड़कने लगता है, उसके खात्मे तक भी दिल का धड़कना जारी रहता है। जी डॉक्टर साहब, ये भी हम लोग सुनते हैं कि दिल का बड़ा हो जाना भी एक मरज़ है दिल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एक डिफॉर्मिटी होती है वो, उसका एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट जिसको कहते हैं। अब वो किसी आरिज़े की वजह से, किसी मुश्किलात की वजह से जो है वो बड़ा हो जाता है वो जी। तो जब बड़ा हो जाता है तो उसके लिए जगह कम हो जाती है, क्योंकि दोनों फेफड़ों के बीच में रहता है वो यूं करते रहता है वो। अब जब बड़ा हो जाता है तो उसे बहुत तकलीफ़ होती है सांस लेने में, तो उसमें से दमे जैसी शिकायत हो जाती है। तो वो किस वजह से बड़ा होता है ये तो कार्डियोलॉजिस्ट बता सकते हैं, उसके टेस्ट वगैरह सब करने के बाद में ऐसा होता है। और फिर अब उसका अपने फंक्शनिंग के ताल्लुक से जी 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 हाँ, तो वो बड़ा हुआ एनलार्जमेंट हुआ दिल इतना ज़्यादा काम नहीं करता जितना कि सेहतमंद दिल होता है। उसका सबसे मेन काम होता है पंपिंग दी ब्लड को जो है पंप करना, और उसके जो खून में जो ऑक्सीडेशन होता है, जो ना मतलब ऑक्सीजन को जज्ब किए हुए खून को बाहर सप्लाई करना, और कार्बन डाइऑक्साइड वाले जिसको लेकर अपने आप में लेना। तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के उसके फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी जो है बाहर फेंकना, ये उसका दिल का मेन काम होता है। जी जी डॉक्टर साहब, देखिए अब जैसा कि आपने कहा कि जिसमें दिल की बड़ी अहमियत है, बहरहाल दिल अपनी जगह एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है। जी जी। मैं ये आपसे ये पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, उमूमन जो है ये अक्सर ये अमराज़ क़ल्ब जिसमें कहते हैं, उसमें एक मरज़ ये भी है कि दिल चलते चलते धड़कते धड़कते रुक जाता है। अगर ये हालत हो जाए किसी की, तो क्या हम लोग उसको दोबारा उसका चलना, उसका धड़कना शुरू कर सकते हैं? हाँ, ये कई बार ऐसा हुआ है कि खुद ब खुद ही वो ऑटोमेटिक आपने खुद चालू होना लग जाता है वो जी। यानी समझो, अब जैसे किसी आरिज़े की वजह से या किसी शॉक की वजह से वो चलते चलते रुक भी सकता है। और जैसे ही रुकेगा तो फिर उसको अगर थोड़ी देर के अंदर उसको अगर रीजनरेट नहीं किया गया हमको, तो इसको नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। लेकिन आमतौर पर क्या है कि वो खुद अपने आप ही चालू होने लग जाता है वो। मैं एक इंसिडेंट आपको बताऊं, मैं मेरी प्रैक्टिस बहुत नई थी, उस पर मुझे जो एक टॉन्सिल्स का एक ऑपरेशन करवाना था। वो ऑपरेशन को लेकर के मैं पेशेंट को बोरिंग हॉस्पिटल को पहुंचा था। उसके साथ इत्तेफाक से उसकी दादी भी आ गई थी, वो बच्चे की दादी। तो उसको जब स्ट्रेचर पर लेटा करके डॉक्टर साहब लेके जा रहे थे, तो वो मंज़र वो लेडी को जो है बर्दाश्त से बाहर हो गया, औरत को। वो देख के एक ज़ोर से चीख मारी और गिरकर मर गई बच्ची वो उसकी है। तो हमने देखा, उसने देखा, दूसरे डॉक्टर ने देखा, सब उसका हार्ट रुक गया था। तो जो वार्ड बॉय था जो ट्रॉली को लेके जा रहा था,
इतनी ज़ोर से उसकी सीने पर घूंसा मारा, डायरेक्ट ऐसा नहीं बल्कि चपटा घूंसा, इस तरह से इतनी ज़ोर से मारा कि वो उठ खड़ी हो गई। वो यानी मतलब वो वक्त पर अगर उसको पंपिंग, उसे घूंसे मारने से क्या फ़र्क हुआ है कि उसकी जो स्टर्नम की हड्डी है दिल को प्रेस करके फिर वापस आ गई, तो वो जो है एकदम से चालू हो गया वो। तो इस तरह के अगर काम हम वक्त पर करें तो माशाल्लाह बिल्कुल रुके हुए दिल को भी हम सही ला सकते हैं, बशर्ते कि वो सेहतमंद दिल हो। अच्छा। आरिज़े की वजह से, बीमारी की वजह से अगर वो रुक गया हो तो मुश्किल होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कभी कभी दिल में सुराख भी आ जाता है। जी 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 जी। तो इसकी वजह क्या है और फिर इसका कोई इलाज है, ये सुराख को बंद किया जा सकता है या हाँ, कुछ? जी जी जी, हाँ बराबर है ये। एक्चुअली क्या है कि एक किसी ना किसी वजह से कॉन्जेनिटल, यानी मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त पर भी जो है उसके दिल में सुराख हो सकता है वो, जिसकी वजह से वो पंप नहीं कर सकता। जब जैसे ही चिपक कर पंप करने की कोशिश कर रहा तो खून जो है नाली में जाने के बजाय इधर उधर भी हो सकता है वो। तो उसको रिपेयर करने के लिए कैथेटराइजेशन कहा जाता है उसको, कार्डियक कैथेटराइजेशन थ्रू द कैथेटर बाय प्लेसिंग ए मेश पैच और प्लग टू क्लोज द होल हार्ट। अब वो उसमें एक मेश लगा करके उसमें लगा देते हैं वो, जो होल को उसको बंद कर देते हैं। चंद दिनों के बाद वो मेश के ऊपर भी वो उसके मजल्स आने लग जाते हैं, तो वो मेश जो है, मेश यानी मतलब एक जाली, वो मेश जो है एक दिल का एक हिस्सा बन जाती है और बढ़ते 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 बच्चा जो है उसी मेश के साथ जीने लग जाता है। तो ये जो है उसको एट्रियल सेप्टल कहा जाता है उसको। ये बचपन ही से आता है या दरमियान? नहीं, बचपन से ही, 99% बचपन से आता है ये। और वो कभी कभी जो है वेरी रेयर वो बड़े हार्ट में तो सुराख तो बहुत मुश्किल से होता है वो। या कुछ इस तरह से पानी अगर भर गया हो, कुछ दूसरा कोई बीमारी आ गई हो तो वो सेप्सिस की वजह से जो है वो सुराख बन सकता है वो। इसको आराम से रिपेयर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता बोलकर नहीं, आराम से किया जा सकता है ये। अच्छा जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, ये इसके क्या वजूहात हैं? ये एक मेडिकल इमरजेंसी को लोग जो है हार्ट अटैक का नाम देते हैं इसे। ब्लड क्लॉट जो है, ब्लड का क्लॉट यानी मतलब डल्ला जिसे कहते हैं, जो सख्त का हो जाए, डल्ला जिसको कहते हैं उसको, के गोला जिसको या कुछ ऐसा, वो जो है वो ब्लॉक कर देता है वो। तो वो ब्लॉक करके तो उसमें हार्ट अटैक उसको। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि दिल ही है जो हमारे पूरे जिस्म को खून सप्लाई करता है, लेकिन उसकी अगर वो सप्लाई नहीं कर सका, वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सका तो इंसान मर सकता है। लेकिन खुद दिल को ब्लड सप्लाई की भी ज़रूरत पड़ती है। तो दिल को आपने देखा है तो दिल के अतराफ जो है कुछ आर्टरीज, वेन्स एंड उसके जो रगें, जो नसें जो होती हैं, उसमें से खून जब पास होता है तो उसको तकवीत पहुंचती है वो। बिल्कुल इसी तरह एक एग्जांपल मैं ये दे सकता हूँ आपको कि बैंक का मैनेजर जो है अपने आप पे बहुत लाखों करोड़ों रुपए के माल की सिग्नेचर करता है वो कि पास करो इस तरह से, लेकिन वो खुद अपने लिए अपनी तनख्वाह पे मुनहसिर करता वो जी। तो बिल्कुल इसी तरह से दिल तो सारे जिस्म को सप्लाई करता ही है, लेकिन वो खुद भी जो है अपने ही दिल के लिए, अपने ही जिंदा रहने के लिए तो उसको जो है वो खून की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तो आगे देखिए डॉक्टर साहब, हम लोग इसकी वजूहात मैं पूछ रहा था आपसे। हार्ट अटैक की। तो वो जो डल्ला जो है बताया था ना मैंने आपने, एक क्लॉट जो है उसके खून के नालियों के बीच में आके जम जाता है, जैसे कि समझो एक तरह का ये है ये तो होते होते स्लोली ऐसे बन जाते हो, बिल्कुल इसी तरह से। यानी जो सीधा था वो यूं होता है, यूं होकर बीच में दरमियान में उसकी जो डायमीटर जो होती है वो कम हो जाती है, जिसमें कुछ कचरा वगैरह खून की रवानी रुक जाती है। हाँ, नहीं रवानी नहीं, उसके रफ्तार में फ़र्क पड़ जाता है उसका। जो जिस तेज़ी के साथ, जिस रफ्तार के साथ जो वो आगे खून को आगे बढ़ना चाहिए वो जो है छोटा हो जाता है। वो रास्ता बंद है तो दौड़ नहीं सकता। जैसे कि दरवाजे का एक फाटक खुला है, एक फाटक बंद है तो लोग जो है आसानी से आने जा नहीं सकते, दोनों फाटक खुले हैं तो आसानी से आ जा सकते। तो इस तरह से एक फाटक बंद हो जाती है। अब वो जो है वो कोलेस्ट्रॉल और उसके सेडिमेंट्स की वजह से इस तरह से होता है वो। तो जो है वो एक तो वो वजह है, दूसरा कार्डियक इन्फेक्शन एक तरफ होता है, तो मैसिव हार्ट अटैक भी एक हो सकता है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है। कई वजूहत हैं जिसकी वजह से जो है हार्ट के फेल होने के चांसेस बन जाते हैं। वो उमूमन कोलेस्ट्रॉल को इसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। कोलेस्ट्रॉल क्या है डॉक्टर साहब?
कोलेस्ट्रॉल देखा गया तो हमारे फ़ायदे की भी चीज़ है, और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ये तो नुकसान की चीज़ है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का एक चिपचिपा टार जैसी कोई चीज़ होती है जो चिकनाई से तैयार होती है। वो जो है नरम रहता है, वो जैसा कि गूंदा हुआ आटा आपने देखा ना, बच्चे तो ये कहते हैं, तो उस तरह से है वो। तो वो जो चिकनाई के वजह से हमारे जिस्म में पैदा होता है, हमारे खून में पैदा होता है, और वो होते 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 सर्कुलेट करते करते एक उसका एक डॉट, एक पूरा गूंदा हुआ नहीं रहता, वो एक एक पार्टिकल होते हैं। तो एक पार्टिकल किसी वजह से जाके वहाँ रुक जाता, दूसरा पार्टिकल उसको रुकता, तीसरा, इस तरह से बनते बनते एक गांठ सी बन जाती है वहाँ पे। और 99% ये होता है कि जिस तरफ नाली में यहाँ एक गांठ बनती है तो इस तरफ ही एक गांठ बनने लग जाती है, तो रास्ता जो है छोटा होता है। तो कोलेस्ट्रॉल इसकी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम चिकने चीज़ें, यानी वो ऐसी चिकनाई जो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हो जाती हो। जैसे कि घी को, हम देसी घी को बहुत ही अपना उस्ताद मानते हैं। देसी घी जो है फ्रिज में रखें तो घट हो जाता, रूम टेम्परेचर पे घट हो जाता। तेल नहीं होता, तेल कभी घट नहीं होता। देखिए आप, मक्खन घट हो जाता है। तो जो चीज़ें रूम टेम्परेचर में घट होती हैं वो जो है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, कोलेस्ट्रॉल की मिकदार ज़्यादा होती है। ये पहचान है जी, ये पहचान है उसकी। तो लिहाजा जो है ये कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी है और बुरा भी है। उसमें भी अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है और बुरा कोलेस्ट्रॉल भी है। अच्छा, इसको कैसे कम किया जा सकता है? फर्ज कीजिए किसी का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया है, जी, तो इसकी कुछ दवाइयाँ या कुछ और? हाँ, इसके लिए कई दवाइयाँ हैं, कोलेस्ट्रॉल बार की दवाइयाँ हैं। मैं नहीं बोलना चाहता यहाँ पर, क्योंकि लोग उसी को इस्तेमाल करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन ये कार्डियोलॉजी के उसकी हिदायत पर ही पहचान है। फिर भी जो है कुछ इस तरह से, अगर समझो लोग आजकल तो क्या है, खाना भी अच्छा खाएंगे, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी खाएंगे, ये रिवाज चल निकला है। तो जो है वो कुछ इस तरह से गोलियां हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम कर लेती हैं। जो जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल जो वेंस में, आर्टरीज में जो ब्लॉक जो है उसको निकालने के लिए बहुत कम कोशिश की जाती है। फर्दर जमने के लिए रोका जा सकता है उसको, कि आगे जितना जम गया उसके बाद का निकाल का। मगर एक और भी है, एक दवा ऐसी भी है जो कोलेस्ट्रॉल को कम भी करती है, जो उसको खुरच के थोड़ा थोड़ा आहिस्ता से निकालती है। ऐसे भी कुछ दवाएं निकली हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है कम किया जा सकता है। तो बेस्ट ये है कि हम लोग जो है वॉक करें, ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी मशक्क़त करें, जिसकी वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल जल सकता है, जल जाएगा। जो बना हुआ है कोलेस्ट्रॉल वो भी जल सकता है वो। तो इस तरह से मशक्क़त की आदत ही नहीं ना भाई अभी। लोग जो है पार्कों में नहीं जाते, घर में नहीं चलते, घर में भी थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं चलते। तो इस तरह से जो है कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ जो है देखिए डॉक्टर साहब, आपने मैं नाज़रीन को ये बता देना चाहूँगा कि ये हम जो गुफ्तगू करते हैं वो मुफस्सिल नहीं हुआ करती, सरसरी सी बात होती है। जी। अगर आप कोई चीज़ जहाँ किसी को आपको डाउट हो किसी चीज़ के ताल्लुक से, तो आप हमें लिखें, डॉक्टर साहब को लिखें कि आप ईमेल करें या फ़ोन पर भी आप बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब उसका मुदल्लल जवाब देंगे। इस कम वक्त में हम तफसीली गुफ्तगू कर नहीं पाएंगे। अगर आप किसी बात को डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं, कोई और जानकारी दिल से मुताल्लिक लेना चाहते हैं, तो आप लिखें या फ़ोन करें। बिलसूरत आज अब हम हमारे हस्ब मामूल ये एक तरकारी पर आते हैं, वो है लहसुन। मामूली सी चीज़ है मगर बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। देखिए तासीर में ये गर्म है। मुझे अच्छा याद है बचपन में हम लोगों को जब कान में कोई सर्दी के सबब क्या बोलते हैं उसको, दर्द सा होने लगता, तिड़िक जिसे हम लोग तिड़िक कहते हैं। अगर तिड़िक होती तो घर की बड़ी औरतें जो है वो रुई में एक लहसुन की कली को रखती और वो कान में रख देती थी, जिससे सुबह सुबह तक वो दर्द भी जाता रहता और तिड़िक भी कम हो जाती। बरअसल आज हम डॉक्टर साहब से तफसीली बात लहसुन के ताल्लुक से सुनेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी। अच्छा, लहसुन की एक जोड़ी भी है, अदरक और लहसुन दोनों एक साथ रहते हैं वो हमेशा। हमेशा से वेरी रेयर जो है सिर्फ लहसुन पे ये बात की जा सकती है। लहसुन की कलियों का बना हुआ एक मजमुआ है जो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसके खाते रहने से कोलेस्ट्रॉल की कमी आ जाती है। इसके खाते रहने से हाजिमे में बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है और बदहज़मी, गैस
और लूज मोशंस वगैरह सब वो कुछ गार्लिक पल्स भी आया करते थे। हाँ जी, गार्लिक पल्स आने, क्योंकि मैं बता रहा था आपको जी, जी, जी। कि गार्लिक के डायरेक्ट खाने से मुंह में एक तरह की गार्लिक की बू आती है। हाँ। तो उस बू को ख़त्म करने के लिए ये लोग गार्लिक पल्स बनाते हैं। हाँ। दरअसल देखिए, गार्लिक अगर कच्चा खाते हैं तो उसका 100% फ़ायदा पहुंच सकता है। अगर हम उसको पका के खाएंगे तो उसकी 50% ख़त्म हो जाती है। लेकिन कच्चा गार्लिक खाने से मुंह में जो बदबू तो नहीं कह सकता मैं, मुंह में जो गार्लिक की जो महक जो आती है काफ़ी देर तक रहती है वो, तो लिहाजा लोग जो है ये नहीं करते। तो हमें जो है गार्लिक को सालेम तौर पर पूरी तरह खाना मुनासिब नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कलियां एक साथ खाते हैं तो बिल्कुल सही है। नहर पेट में अगर उसको काट के निगला गया पानी के साथ तो बहुत ही अच्छा है। अब इसके इस्तेमाल से, लगातार इस्तेमाल से मैदे में आने वाले कीड़े जो पैरासाइट्स जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो इस तरह से ये है वो। अब दरअसल क्या करना है कि हमको सालन में, कोई किसी भी किस्म का सालन क्यों हो, 5 या 6 कलियां बिना छिले हुए उसमें डाल देनी। जब वो पक जाता है तो वो चुन के निकाल लें। अब इस तरह से वो खा लें, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से बढ़कर नहीं। उससे जो है दूसरे उल्टे नुकसान भी हो सकते हैं। लोग क्या कहते हैं कि पेचिश जो होती है, तो ये नानी माँ का नुस्खा ये है कि उसको आग में भून करके उसको छिल करके बच्चे को खिलाते तो बच्चा जो है सेहतयाब हो जाता था। तो इस तरह से क्या है कि लहसुन एक बहुत अच्छी चीज़ है, हाजिमे के वास्ते बहुत अच्छी है, और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। आपको शायद नहीं मालूम आप, और ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसको भी कम कर लेगा वो। तो ये लहसुन बजाते खुद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मिस्र में सबसे पहले इसको देखा गया और इसको, इसका क्या कहते हैं, उसकी पैदावार की गई है उसको। और फिर ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये एंटीऑक्सीडेंट का मतलब हमारे जिस्म में जो जहरीला मादा जो आ जाता है, वो जहरीला मादा ये लहसुन के मुनासिब खाते रहने से ख़त्म हो आता है। अब हर रोज़ गार्लिक को एक दो तो ये खाने से बहुत ही फ़ायदामंद रहता है। तो लहसुन का इस्तेमाल आप लोग हमेशा करें। बेहतर यह है कि उसको सालन में डाल के पकाएं, और सिर्फ ही गार्लिक लेना आपसे भी मुनासिब नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है आपको उस तरह से ये कीजिएगा। और इसका जो मादा है सारे बॉडी में घूमता है, वो सारी बॉडी में घूम करके ब्लड को प्यूरीफाई करने की भी कोशिश करता है, और खून को पतला भी करता है। खून को पतला करता है वो, खून को पतला भी करता है वो। यानी वो जो एस्पिरिन खाने से जो फ़ायदा होता है हमको वो लहसुन के खाने से होता है। मगर क्या है, बेतदाली में कभी कलियां उसकी कभी छोटी कभी बड़ी होती हैं। तो 2 कलियों का हिसाब अगर लेंगे तो बड़ी बड़ी कलियां जो है 4 बन जाती हैं। इस तरह से बेतदाली पैदा हो सकती है। लिहाजा अब वो गार्लिक पल्स से बना सकते हैं। हाँ, वो गार्लिक पल्स के हिसाब से मेजरमेंट होता है। एक इंतहाई न्यूट्रिशियस है ये। अगर उसके अंदर कोई भी कैलोरीज नहीं होती उसके अंदर, ये से फैट नहीं बढ़ा सकता ये। तो इस तरह से बहुत अच्छी चीज़ है ये। आमतौर पर इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही बेहतर होगा ये। डॉक्टर साहब जी, हमारे सामने एक खुली बात है, ये जो चीज़ें हम लोग रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं उनमें भी कई फ़वाइद हैं। शर्त यह है कि इत्तेदाल के साथ खाओ। हम तो माफ़ कीजिएगा, हम जो हर रोज़ किसी ना किसी सब्ज़ी के मुताल्लिक़ जब बोलते जाएंगे और अच्छा ही बताएंगे उसके मुताल्लिक़, तो कौन कितनी चीज़ें खाएं हर खाने में, आज ये लीजिए कल वो लीजिए, इस तरह से इत्तेदाल पसंदी से अगर आप लेते रहेंगे तो माशाअल्लाह। आमतौर पर घरों में इसका इस्तेमाल सालन में होता ही है। जी। बिना उसके गोश्त तो पकता ही नहीं जनाब। लहसुन, अच्छा देखिए डॉक्टर साहब, ये लहसुन है, मैं इसके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे देखिए, इस अफ्रीकी ज़बान में इसको नोफील कहते हैं, पंजाबी ज़बान में लसाना जी, और गुजराती में भी लसाना कहेंगे, मराठी ज़बान में लुसाना, और यहाँ की हमारी कन्नड़ ज़बान में बड़वली है, और हिंदी ज़बान में भी इसको लहासन कहते हैं। अच्छा। बरसत इसकी मैंने आपको बताना ज़रूरी समझा कि लोग समझ लें कि लहसुन क्या है। बरसत डॉक्टर साहब, आज हमारी गुफ्तगू यहाँ अपने अख्तिताम को पहुँचती है। नाज़रीन कराम, मैं चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को, यही नहीं हमारे जो भी प्रोग्राम्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप जैसा हमारी गुफ्तगू से थोड़ा बहुत जो फ़ायदा उठा रहे हैं आप, दूसरों को भी इसका फ़ायदा उठाने दीजिए, ताकि वो भी हमारी गुफ्तगू से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही आइंदा हमारी गुफ्तगू होगी मैदे पर, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि लहसुन और अदरक दोनों जोड़ीदार हैं दोनों। हाँ, जोड़ी दामन का साथ है इन दोनों का।
तो अगली गुफ्तगू हम अदरक पर करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक आखिरी गुफ्तगू ख़त्म होने से पहले मैं एक बात बताता हूँ आपको। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन का जिक्र टीवी में नहीं आ सकता, आपको कमेंट करनी चाहिए। कमेंट अगर आप नहीं कर सकते तो अपने बच्चों को बोलिए कमेंट करने के लिए, आपको पसंद आया या नहीं पसंद आया। तो आप अगर उस पर उस तरह से ईमेल पे करेंगे तो एक रिकॉर्ड बनता है, फ़ोन में करेंगे तो मैं रिकॉर्ड तो नहीं कर सकता। तो लिहाजा फ़ोन का इस्तेमाल कम करें, ईमेल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ताकि एक रिकॉर्ड बन सके। और अपने बच्चों को बोल करके आप जो है कमेंट्स कराइए उनके हाथ से, वो बिल्कुल आसानी के साथ कमेंट होता है। अच्छा लगा हो तो भी बोलेंगे, बिल्कुल नहीं पसंद आया तो भी बोलेंगे। बहरहाल ये ज़रूरी नहीं कि हमारी हर बात आपको पसंद ही आए। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह से आपको नहीं भी पसंद आता तो आप इतना से बोलिए ताकि हम अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकें और बेहतर तौर पर आपको आपके सामने प्रोग्राम दे सकें। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि कमेंट ज़रूर करें। इससे क्या होगा, हम लोगों को फ़ायदा होगा। अगर कहीं हम लोगों से चूक हो गई हो, कहीं गलती हो गई है तो हम उसका इजाला कर लेंगे, हम अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारी हौसला अफजाई होगी। बहरहाल डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक आप कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़।